नमस्कार साथियों, आप सभी का अलंकार ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमने अभी पिछली कक्षा में पढ़ा कि वर्णमाला क्या होता है, कितने अक्षर होते हैं, कितने स्वर होते हैं। आज उन्हीं को हम निरंतर आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि व्यंजन कितने होते हैं और व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं। हमने कल पढ़ा वर्णमाला के बारे में और वर्णमाला में हमने अक्षर को जाना, वर्ण को जाना कि वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है। उसके बाद हमने स्वर को जाना। आज हम स्वर से शुरुआत करते हुए और व्यंजनों के विभिन्न रूपों को जानेंगे। ठीक है, तो जैसे हम स्वर की बात कर रहे हैं कि स्वर क्या होता है, तो स्वर की जो परिभाषा है वह है जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है स्वतंत्र रूप से जिसे बोला जा सके। जिस वर्ण को जिस वर्ण को वर्ण को स्वतंत्र रूप से, ठीक है, कैसा स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से जिस वर्ण को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, ठीक है, बोला जाता है, उसे हम स्वर कहते हैं। उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है प्रिय साथियों, स्वर कहते हैं। जिस वर्ण को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे जो हमने 11 स्वर की बात की थी, स्वर की जो संख्या है वह कितनी है, वह 11 है। ठीक है, 11 स्वर हैं। छोटा आ, बड़ा आ, ठीक है, छोटी ई आदि 11 स्वर हैं। ठीक है, हम सभी कल पढ़ चुके हैं कि स्वर कौन कौन से 11 हैं। ये हमारे हुए कि जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है उसे हम स्वर कहते हैं। इसमें हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम आ को बोलना हो तो अ, बड़ा आ को बोलना हो तो बड़ा, छोटी ई, ऐसे हम बोल सकते हैं। जब हम बात कर रहे होंगे व्यंजन की, तो व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन हमारे 33 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है वह 33 है। ठीक है, कल हमने पढ़ा कि जो हमारे 52 वर्ण होते हैं उनको हम किस प्रकार से विभाजित किए थे। जैसे उसमें हमने 11 स्वर को रखा था, 33 व्यंजनों को रखा था, 2 अयोगवाह को रखा था, 2 उत्क्षिप्त वर्ण होंगे और हमारे 4 संयुक्त अक्षर हुए थे। ठीक है, इस प्रकार से हमारी जो हिंदी वर्णमाला है हमारी, उसमें 52 वर्ण हुए थे। ठीक है, तो हमने 11 स्वर के बारे में जाना। अभी हम निरंतर अभी हम पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे व्यंजन की। स्वर के मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर कितने भेद किए जा सकते हैं, या वो कौन कौन से वर्ण हैं, या इनमें विपरीत शब्द और समृद्ध जैसे जो भेद किए जा सकते हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चल रहे हैं कि स्वर हमने जो पढ़ा वो 11 बताया, जिनको हम स्वतंत्र रूप से, जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं वह स्वर कहलाते हैं। प्रिय साथियों, अब हम बात कर रहे हैं व्यंजन। वो हमारे व्यंजन होते हैं 33। अब आइए हम जानते हैं कि 33 व्यंजन वो कौन कौन से हैं। जैसे का, खा, गा, घा, ठीक है, का, खा, घा, अंगा, चा, छा, जा, छा, या, टा, ठा, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा।
ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। ये जो हमारे वर्ण हुए का, खा, गा, घा, ंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये जो हमारे व्यंजन हुए, इनकी संख्या है 25 प्रिय साथियों। इनकी जो संख्या है 25 है। लेकिन हमने पढ़ा कि 33 व्यंजन होते हैं, तो 33 व्यंजन वो कौन से और कैसे होंगे, तो हम बात कर रहे हैं या, रा, ला और वा की। ठीक है, या, रा, ला, वा ये हमारे व्यंजन हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब हम बात कर रहे हैं शा, शा, शा और हा। इस प्रकार से 25 वर्गीय व्यंजन। वर्ग इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक वर्ग में है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान समान है। ठीक है, जब हम अभी आगे पढ़ेंगे कि उच्चारण स्थान कौन कौन सा है, तो ये हमें बहुत ही सहायता देगा, बहुत ही सहायता इससे हमको मिलेगी कि वर्गीय व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम शब्दों के माध्यम से जान जाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझ जाएंगे कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, इसकी हम निरंतर आगे बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं जो हमारे सामने 33 व्यंजन हैं वो किस प्रकार से हैं। तो 25 हमारे वर्गीय व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर या, रा, ला, वा और ये है तालव्य, मूर्धन्य और दंतशा, हा। हाँ, अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो ये चार होते हैं, ये जो चार हैं या, रा, ला, वा, इनको अंतस्थ कहते हैं। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और जो ये हैं, और जो ये शा, शा, शा है, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऊष्म वर्ण कहते हैं, ऊष्म वर्ण के नाम से जानते हैं। ये आपके सामने हमने 33 व्यंजन रखा, 25 ये हैं, 4 और 4 8, 25 8 33 होता है। ठीक है, अब इनको हम आगे ऐसे जानेंगे कि इनके जो है कौन से स्वतंत्र हैं, या एक तरीके से कह लीजिए लुंठित वर्ण, लुंठित। ठीक है, लुंठित वर्ण कौन कौन से हैं इनको हम जानेंगे। उत्क्षिप्त वर्णों के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, उनको हम जानेंगे। अब यहाँ पे हमने भी पहले बात की है कि जो हमारे 33 व्यंजन होते हैं उनमें इन सभी को कैसे और समझें। तो हमारे पास जो उत्क्षिप्त वर्णों की संख्या है प्रिय साथियों, जो उत्क्षिप्त वर्ण है, ठीक है, क्या उत्क्षिप्त वर्ण, हाँ जी सही आप देख रहे हैं, उत्क्षिप्त वर्ण। हमने अभी आगे इसके अभी बात नहीं की है, अयोगवाह शब्दों की अंतस्थ और ऊष्म को समझा है। अब यहाँ पर आगे हम निरंतर बात कर रहे हैं कि जो क्या कहते हैं, घुमावदार या लोटनिक वर्ण। ठीक है, लोटनिक या लुंठित वर्ण, क्या लुंठित वर्ण कौन कौन से हैं, और इनको जो आधा लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, पहली चीज तो हम जाने कि व्यंजन क्या होता है, जिनको हम किसी वर्ण की मतलब इनको हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं प्रिय साथियों। जो व्यंजन होता है इनको हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं। कैसे नहीं बोल सकते हैं? देखिए, कैसे नहीं बोल सकते हैं। हमने बात की, पहला अक्षर ही ले लीजिए, का। ठीक है, का की बात की, तो इस ये जो का है इसमें का और आ, इन दोनों का समावेश है। इन दोनों के समावेश से ही, इन दोनों के समावेश से ही जो है हमारा का वर्ण तैयार होता है। ठीक है, का में आ जो है ये स्वर है, ये का व्यंजन है। हम इस का को बिना आ की सहायता से, आ जो स्वर है, बिना इसके सहायता के हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं प्रिय साथियों। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिन वर्णों को व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? व्यंजन की परिभाषा ये होगी कि जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से, जिन वर्णों को, जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से
स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते या बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते, उच्चारित नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, उच्चारित नहीं कर सकते, जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हमने देखा कि कैसे नहीं उच्चित कर सकते हैं। हमने का उदाहरण लिया। यहाँ पे आप चा ले लीजिए, चा। तो जो जो ये चा वर्ण है, चा को हम इस प्रकार से ही वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, कि चा, और उसमें ये नीचे जो लगा होता है, जो लाइन खींची होती है प्रिय साथियों, इसको हम हलंत बोलते हैं। यह हलंत यह दर्शाता है कि यह व्यंजन, जो ये जो वर्ण लिखा है, इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं व्यंजन वर्णों की, तो हम कैसे समझेंगे ये व्यंजन वर्ण है, ठीक है, इसमें स्वर है, इस चा में स्वर विद्यमान है, स्वर है, ठीक है। लेकिन जब हम इन वर्णों को अलग अलग करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो इस चा के नीचे जो ये लाइन, इस चा के नीचे जो ये लाइन आपको दिख रही है, इसको हम हलंत के नाम से जानते हैं प्रिय साथियों। अब हम बात कर रहे हैं, इसमें हम बिना स्वर की सहायता से इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम इन्हें व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं प्रिय साथियों। अब हम बात कर रहे हैं आगे निरंतर कि लोटनिक वर्ण कौन कौन से हैं। तो हमने अभी पीछे बात किया कि व्यंजनों को पहले देख लेते हैं। तो लोट, अब हम आगे इसमें निरंतर देखिए क्या है कि इन वर्णों को, जो 33 वर्ण हैं, 33 व्यंजन हैं, इनको हम कैसे विभाजित करेंगे? 2, 9 और 22। जी हाँ, आपने जो पूरी वर्णमाला थी, जो पूरी वर्णमाला थी 52 अक्षर की, उसको आपने क्या किया? उसको आपने 11, 33, 2, 2 और 4 की श्रेणी में बांटा था। अब हम यहाँ पर व्यंजन को 2, 9 और 22 की श्रेणी में बांटेंगे। वो कैसे कि ये 2 क्या है, 9 क्या है और 22 क्या है। ठीक है, 2 क्या है, 9 क्या है, 22 क्या है। ये 9 हमारे होते हैं लुंठित, लुंठित, लुंठित वर्ण होते हैं। ठीक है, लुंठित नहीं, सॉरी, क्षम्यतां, इसमें हमारे लोटनिक वर्ण होते हैं। ठीक है, लोटनिक, लोटनिक वर्ण होते हैं, लोटनिक वर्ण को रखते हैं। ये लोटनिक वर्ण कौन कौन से हैं, अभी हम बात कर रहे होंगे। और ये जो 22 होते हैं, इनको हम कैसे आधा अक्षर के रूप में, आधा वर्ण के रूप में कैसे लिखेंगे, आइए हम बात करते हैं। हम पहले चल रहे हैं उन व्यंजन की तरफ, हम पहले चल रहे हैं उन व्यंजन की तरफ जो हमने अभी पढ़ा। वो पढ़ा का, खा, गा, घांगा, ये आपका लोटनिक में आएगा। छा, ठीक है, ये आपके लोटनिक होंगे। 9 की संख्या हमने बताई, तो आइए हम इन्हें जानते हैं। टा, ठा, डा, ढा। ठीक है, 5 हो गए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रा। ठीक है, हा, कितने हो गए? 1, 2, 4, 2, 6, 2, 8। एक इसमें है डा। ये आपके 9 जो होते हैं, ये लोटनिक वर्ण कहलाते हैं प्रिय साथियों। ये जो 6 हैं, ये जो 9 हैं, ये आपके लोटनिक वर्ण कहलाते हैं। ठीक है प्रिय साथियों, अब हम बात कर रहे हैं जो 2 क्या था। तो यहाँ पे का और फा को, ठीक है, इसमें क्या था, इसमें हम 2 वर्णों को रखेंगे, का और फा। इनकी विशेषता ये है कि ये 2 वर्ण इसलिए हमने अलग किए हैं क्योंकि ये जो, आप देखिए, पाई जो होती है, पाई, एक खड़ी पाई होती है और एक शिरोरेखा होती है। इसको क्या कहेंगे, यहाँ समझते हैं इसको पहले। इसको कहते हैं शिरोरेखा।
शिरोरेखा। प्रिय साथियों, क्या कहेंगे? शिरोरेखा। और इसको क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। इसको हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक है, कड़ी खड़ी पाई। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में किसी को, प्रिय साथियों? किसी को कोई दिक्कत? इसको हम खड़ी पाई बोलते हैं और शिरोरेखा बोलते हैं। हम कोई भी वर्ण लिख रहे होंगे, कोई भी वर्ण लिख रहे होंगे, अधिकतर में तो ये दोनों होगा, लेकिन ऐसा कोई वर्ण नहीं होगा जिसमें से ये दोनों ही ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि शिरोरेखा खड़ी पाई में से एक ना एक तो हर वर्ण में रहेगा, प्रिय साथियों। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो का है, जो का के अंदर ये आपको खड़ी पाई दिख रही है, इनको जब हम आधा लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, और ये जो फा है इनको हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, फा। इनको इसमें ये जो खड़ी पाई आपको दिख रही है ये, ठीक है, ये आपको जो खड़ी पाई दिख रही है, इनको जो खड़ी पाई को जो वर्ण क्रॉस कर जाता है, इनको हम ऐसे ही आधा अक्षर लिख देते हैं। जैसे हम आधे अक्षर को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, वो हम यहाँ पे बहुत ही सूक्ष्म से थोड़ा सा सीखते हैं। बाकी आगे हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि कैसे इन वर्णों को आधा लिखा जाएगा, कौन से वर्ण अ, लोटनिक होंगे, लोटनिक क्यों होंगे, और आधा कैसे लिखेंगे। तो इसमें जो आपको ये पाई दिख रही है, तो इन पाई को जो सब वर्ण क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, क्रॉस कर जाएगा, उसको हम ऐसे ही जब आधा लिखना होगा, बिना स्वर के लिखना होगा या किसी शब्द में प्रयोग करना होगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ऐसे ही हम फा को भी लिख देंगे। ठीक है, फा को। लेकिन जो हमने अभी बात की कि जो 22 वर्ण हैं, तो 22 वर्णों में उनको रखा जाएगा, 22 वर्णों में उनको रखा जाएगा जिनको हम जो है ऐसे क्रॉस करके नहीं, ठीक है, उनकी खड़ी पाई ही हटा करके, खड़ी पाई हटा करके ही उनको हम लिख देंगे। ठीक है, और नो हमारे लोटनिक वर्ण होंगे। तो लोटनिक वर्ण कौन कौन से होंगे, आइए हम जानते हैं कि लोटनिक वर्ण कौन कौन से होंगे। ठीक है, लोटनिक वर्ण कौन कौन से होंगे हमने देखा। तो लोटनिक वर्ण हमने अभी यहाँ पर बात की कि 9 लोटनिक वर्ण हैं। तो जो 22 हुए, इनको जब हम आधा लिखेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं कि 9 लोटनिक जो वर्ण हैं, इनको हम अलग यहाँ पर लिख लेते हैं कि 9 लोटनिक वर्ण कौन कौन से हैं। ठीक है, 9 जो लोटनिक वर्ण हैं उनको कैसे लिखेंगे, तो हमने लिखा अंगा। क्या लिखा? अंगा, छा, ठीक है, अंगा, छा, हमने लिखा अंगा, छा, और क्या लिखा? टा। क्या लिखा? और ठा, अंगा, ठा, टा, ठा, डा, ठीक है, ढा और दा, ठीक है, रा और हा। कितने हो गए? 3 2 5 और 4 9। ये आपके जो हो गए, ये आपके हुए लोटनी कोण। कौन कौन से? ये आपके हुए लोटनी कोण। इनको जब कभी हम आधा लिखेंगे, ठीक है, लोटनी कोण, इनको जब कभी हम आधा लिखेंगे, तो इनको हम, ऐसा नहीं है कि जो है अंगा लिखना है, ये अंगा है आपका, और अंगा को हमको आधा लिखना है तो ऐसे लिख दें। ठीक है, ऐसे आधा नहीं लिखा जाएगा अंगा को। इनको हम आधा कैसे लिखेंगे, आइए हम इसे सीखते हैं। ठीक है, आइए हम इन्हें सीखते हैं कि इनको हम कैसे लिखेंगे। कि जो हमारे 22, जो हमारे 9 लोटनिक वर्ण हैं, उनको हम कैसे लिखेंगे, आइए सीखते हैं। ठीक है, लोटनिक वर्ण क्या था? अंगा, ठीक है, छा, टा, ठा, डा, ढा, ठीक है, गा, और कौन कौन से थे?
अंगा चा छा छा टा ठा ढाड़ा 3 3 6 7 और इधर होगा रा और कौन सा था हा। ठीक है प्रिय साथियों, ये जो आपके हैं ये लोटनिक वर्ण हैं। जब इनको हम कभी आधा लिखते हैं तो इनको नीचे हम हलंत का प्रयोग करते हैं। जब भी हमको अंगा में अंगा को आधा लिखना होगा उसके नीचे हलंत लगाएंगे। जब हमें कभी टा को आधा लिखना होगा उसके नीचे हलंत लगाएंगे। और जब कभी हमें इन वर्णों को ऐसे लिखना होगा कि आधा कैसे लिखें तो इनके नीचे हम हलंत लगाते हैं प्रिय साथियों। आइए हम 22 वर्णों को ऐसे बात करें कि जिनको हम आधा लिख सकते हैं, खड़ी पाई को हटा करके आधा लिख सकते हैं। कैसे कैसे खड़ी पाई को हटा करके आधा लिख सकते हैं। अब इसमें से खा है, खा के खा को अगर हमें लिखना है खा गा घा, जो हमारे 22 होंगे, देखिए हमने क्या हटाया, का हटा दिया था और फा हटाया था, फा। अब इनको आप काउंट करिए, जो गोले में नहीं हैं ये 22 होंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। जो ये संख्या आपके सामने दिख रही है जिनको गोले में नहीं किया गया है, ये हमारे 22 वर्ण ऐसे हैं जिनको हम खड़ी पाई, अभी हमने बात की ना कि खड़ी पाई क्या होती है, तो उन खड़ी पाई के माध्यम से उन खड़ी पाई को उन खड़ी पाई के माध्यम से ये खड़ी पाई के माध्यम से इनको हम हटा करके और इन 22 वर्णों को लिख सकते हैं। कैसे? अब हम आइए सीखते हैं आगे कि हमने बात की का, तो बात नहीं हुई थी। खा, खा कोई वर्ण, खा वर्ण है, इसके हम पाई को, खड़ी पाई को हटा करके इसको हम आधा लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे हम इसको आधा खा लिख देंगे। गा को, जो गा में ये खड़ी पाई है, गा में खड़ी पाई दिख रही, देखिए का गा घा और चा ले लीजिए। ठीक है, और बात करिए जा की। इन वर्णों में अब हम बात कर रहे हैं कि इनको, ये जो ऐसे 22 वर्ण हैं हमारे पास, इनको हम आइए बात करते हैं कि कैसे इनको हम आधा लिखेंगे। तो जो ये खड़ी पाई आपको दिख रही है, जो ये आपको खड़ी पाई दिख रही है, इन्हीं को हम हटा करके इन वर्णों को आधा लिख देते हैं। ठीक है, हम, ये गा हो जाएगा, ये चा हो जाएगा, ठीक है, और ये जा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इन सभी वर्णों को लिख सकते हैं प्रिय साथियों। अब हम बात आगे करेंगे कि आधा लिख तो दिए इनको, शिरोरेखा हो गई, खड़ी पाई हो गई, स्वर, और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन होते हैं, इनकी जो है आधी मात्रा होती है, अर्धमात्रिक होते हैं व्यंजन। ठीक है, अब हम आगे निरंतर आगे क्लास में हम बात करेंगे। हमने आज अभी खड़ी पाई और शिरोरेखा की बात की, हमने व्यंजनों की बात की। अब हम बात करेंगे, कोई वर्ण है तो कहीं यहाँ पर बिंदी लग जाती है, कहीं यहाँ पर लगता है, कहीं यहाँ पर लगता है और कहीं यहाँ पर लगता है। इस विषय पर, स्वरों के भेद पर, व्यंजनों के और किस प्रकार से को वर्गीकृत किया गया है, इन सभी को हम निरंतर आगे बात करते रहेंगे और धीरे धीरे थोड़े थोड़े समय में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। जो ये आपको खड़ी पाई और पड़ी पाई, खड़ी पाई और शिरोरेखा के अंतर को समझ में आया, किन वर्णों, अगर व्यंजनों को हम विभाजित कर रहे हैं उसको कैसे समझ में आया, तो ऐसे ही हम इसको और बहुत अच्छे तरीके से कल समझेंगे कि जो ये बिंदी है कभी ऊपर लग जाती है शिरोरेखा के, कभी इधर लगती है खड़ी पाई के, कभी आगे किसी वर्ण के लग जाता है और कभी बिल्कुल नीचे लगता है। इन्हें हम क्या कहेंगे, किसको हम नुक्ता कहेंगे, किसको हम अनुस्वार कहेंगे, किसको हम उत्क्षिप्त की संज्ञा में रखेंगे। ठीक है, इनको हम निरंतर आगे बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही प्रिय साथियों। आप सभी निरंतर हमारे इस हिंदी प्लेटफॉर्म से, अपने हिंदी प्लेटफॉर्म से जुड़ करके रहिए और निरंतर यहाँ पर अच्छे से हिंदी को कवर करिए, अच्छे से हिंदी को पढ़िए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।